आगे सब लोग देखिए, आज आपकी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है बिहार लोक सेवा आयोग की, उसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा अभी करने वाला हूं। अगर इस पर आपने अमल कर दिया तो मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक साधारण तरीका और दूसरा स्मार्ट तरीका। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए आपको पता है कि एक रणनीति की जरूरत होती है। बिना रणनीति की कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। उसी रणनीति की मैं चर्चा अभी करने वाला हूं। उसमें से आपको ये अभी मैं बताऊंगा कि जो मुख्य परीक्षा में जो आंसर लिखते हैं उत्तर पुस्तिका में, वो कैसे लिखना है और क्या उसमें लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सके। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिका होती है उसे कोई भी परीक्षक पूरी तरह से नहीं पढ़ता है। शायद आपको ये आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं जो परीक्षाओं की कॉपी चेक करते हैं। तो उन्होंने एक बात जो बताई मुझे, वो यह कि सपोज मान लीजिए कि हिस्ट्री का कोई पेपर है और जो मेंस देंगे जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री होगा, वो क्या होगा, हजारों में होंगे अभ्यर्थी जिनका ऑप्शनल ये होगा, हिस्ट्री होगा। सपोज बोर्ड ने, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि 1000 स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है और बोर्ड ने हिस्ट्री के मान लिया कि 4 प्रोफेसर नियुक्त किया है कॉपी को चेक करने के लिए। इस कॉपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ईच प्रोफेसर के पास कितने होंगे, 250 होंगे। सपोज इनको जो भी टाइम लिमिट दिया है, एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि इतने दिन में आपको चेक करके वापस कर देना है, जो भी स्कोर देना है वो आपको स्कोर दे करके वापस कर देना है। सबके लिए प्रश्न ऑप्शनल हो, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या कोई भी पेपर हो, सबके लिए प्रश्न वही रहेगा। अब उसी प्रश्न का, एक ही प्रश्न का उत्तर
आपको बार बार पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, 250 बार नहीं बोलता मैं, आप सिर्फ 4 से 5 बार पढ़िए। क्या होगा? बोरियत होने लगती है। तो जब बोरियत होने लगेगी फिर वो पढ़ने की इच्छा चली जाती है। तो इसमें बिना पढ़े अंक कैसे देंगे? तो अंक जो दिया जाता है उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ कि किस तरह से वो मार्किंग करते हैं, और उस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न पत्र आपका जीएस का हो या ऑप्शनल का, दोनों में जो तरीका बता रहा हूं वही तरीका लागू होगा। तो प्रश्न जो होते हैं आप देखेंगे कि जनरली एक खंड में नहीं आता है। आपसे ये नहीं पूछ दिया जाता है कि आधुनिक भारत के निर्माताओं का उल्लेख करें। अभी के ट्रेंड के हिसाब से जनरली जो प्रश्न आ रहे हैं वो 2 खंडों में आ रहे हैं। तो दोनों खंडों को पहले ध्यान देना है। पीछे की क्लास में देखेंगे मैंने बताया है कि पहले प्रश्न को समझना है, उस खंडों को बांट देना है कि अलग अलग खंडों में वो क्या पूछ रहा है, और फिर उसके हिसाब से आपके उत्तर का जो पैटर्न यानी कि जो प्रारूप है, जो डिजाइन है, वो तैयार होगा। तो किसी भी आंसर में, किसी भी प्रश्न के आंसर में उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, दूसरा होता है उसका मुख्य भाग, और तीसरा होता है निष्कर्ष। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है कोई भी प्रश्न को लिखने से पहले, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखने से पहले, कि हमें कम से कम 3 चीजों को तो दिखाना है। भूमिका उसकी लिखनी है, मुख्य भाग और निष्कर्ष। भूमिका में क्या आता है कि मैं बार बार बोलता हूं कि प्रश्न के तेवर के अनुसार प्रारंभ करें। अगर आपसे पूछा गया हो कि 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे, उसके कारण और प्रभावों की चर्चा करें या उल्लेख करें या विस्तार में बताएं। तो सबसे पहले क्या प्रश्न का तेवर क्या बोल रहा है कि 1857 के तत्कालीन कारण से पूछ रहा है। तो तेवर कहाँ टिका? तत्कालिक कारण पे, तत्कालिक कारण पे। ये जो प्रश्न मैंने बोला उसके लिए, तो उसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि पहले एक भूमिका दे देंगे और फिर उस भूमिका के अंदर ही जो है पंच लाइन का उपयोग करेंगे। पंच लाइन वो होता है कि सपोज 1857 की क्रांति में, क्रांति से संबंधित कई विद्वानों ने, कई विशेषज्ञों ने अपनी अलग अलग राय दी है। जैसे 1857 की क्रांति सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। दूसरा तथ्य सुनिए, 1857 की क्रांति न तो सिपाही विद्रोह था न ही नागरिक विद्रोह था। आपको पता है अलग अलग बहुत सारे इसमें तथ्य दिए गए हैं। तो तत्कालिक कारण से, तत्कालिक कारण आपको पता है चर्बी वाली कारतूस। तो चर्बी वाली कारतूस का संबंध सीधा किससे था?
धर्म से था। अब मैं यहाँ पंच लाइन ला रहा हूँ। क्या पंच लाइन होगा? तो धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध लाइन है कि धर्म जो है, धर्म का नशा अफीम के नशे से भी बड़ा होता है। अफीम को ड्रग्स के रूप में ले लीजिए। कहने का अर्थ है कि जिसे अगर ड्रग्स की लत लगी हो और कोई उसमें हस्तक्षेप कर रहा हो, तो वह आदमी, वह ड्रगिस्ट जो है, वो कुछ भी कर सकता है ड्रग्स को पाने के लिए। अब यहाँ पे उस अंतर विरोध की तरफ मत जाइए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और धर्म को जिस तरह से हम मानते हैं, उसे पवित्र, जिस पवित्रता से मानते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारी उस मान्यता में हस्तक्षेप करता है, रोड़ा अटकाता है, तो हम दिमाग से नहीं बल्कि दिल से उसके विरोधी हो जाते हैं और क्रांतियां जन्म ले लेती है। तो पंच लाइन क्या हुआ कि कार्ल मार्क्स ने सही ही कहा था कि धर्म का नशा अफीम के नशे से कहीं अधिक होता है। और इसका प्रमाण हमें 1857 की तत्कालिक कारण में साफ दिखाई को साफ रूप से दिखाई देता है, जो कि चर्बी वाली कारतूस की घटना थी। जिस घटना से उत्तेजित होकर मंगल पांडे ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। इसमें फैक्ट भी डाल देंगे। तो इस तरह से पंचलाइन ये हो गया। यहाँ पे मिल गया। हर जगह हर प्रश्न में इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पटना कलम में बताया हुआ है कि उसके लिए आप किसी दोहे का, किसी कविता का उल्लेख कर सकते हैं। वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया हुआ है, उसमें कविता का या दोहे का उल्लेख कर सकते हैं। तो वह जो है, जो रेगुलर तरीके से आंसर लिखा जा रहा है और एक परीक्षक जो है कॉपी चेक करने वाला आंसर जो नहीं देख रहा है, तो उस लाइन से क्या होगा, वह उसका ध्यान आकर्षित करता है और आपके आंसर को पढ़ने के लिए बोलता है। फिर आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए कि उस आंसर को इतने दमदार तरीके से, इतने फैक्ट डाल करके लिखें कि परीक्षक मान जाए कि हाँ, यह कैंडिडेट सीरियस है और आपको अधिक से अधिक मार्क्स दे दे। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जिससे क्या होता है कि ये नयापन आ जाता है, नयापन आ जाता है आंसर में, राइटिंग में। और जो परीक्षक, जरूरी नहीं है कि आपका प्रत्येक दिन एक पर्सन जो कॉपी चेक कर रहा है, उसके सामने जो पहला कॉपी होगी वो एक ही होगा, फर्स्ट कॉपी। वही उसके लिए फ्रेश कॉपी होगा। हो सकता है उस समय मूड उसका अच्छा रहता है, जनरली सुबह या फर्स्ट चेक करेगा उस समय, तो वो देखता है आंसर अच्छी नहीं लिखी हुई है, उस समय से मूड खराब हो जाता है। फिर वो सरसरी निगाह से आगे बढ़ते हुए मार्किंग करता चला जाता है। तो जैसे आप इस तरह का कुछ चीज दिखता है उसे, तो वह क्या है, वहां पे वो होल्ड करता है, वो पढ़ता है। शायद वह जो कविता आपने लिखी हो उसके माइंड से उतर गई हो, तो जब सामने पुरानी चीज आए तो थोड़ा रुक करके पढ़ना चाहता है कि भाई क्या लिख रहा है।
या कोई उदाहरण ही जो आप कोट कर रहे हैं, कोटेशन यदि आप कोट कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके एग्जाम में उसके दिमाग में जो है उस समय वो बात हो। तो जब कोटेशन कोट करते हैं तो परीक्षक का ध्यान आकृष्ट करता है, आपके प्रश्न को पढ़ता है और फिर वो आपको नंबर देता है। आगे मैंने लिखा हुआ है कि परीक्षक के मन में जागरूकता उत्पन्न करें। जागरूकता यानी कि यहाँ पे भूमिका में आप कुछ ऐसा छोड़ दें, किसी फिल्म का आप ट्रेलर देखते हैं तो उसमें कुछ हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं। सपोज कोई सस्पेंस मूवी है या मर्डर मिस्ट्री है, तो कुछ ऐसा क्लू दिखाया जाता है आपको ट्रेलर में एडिट करके कि आप उस स्टोरी के एंड को देखने के लिए आप उत्सुक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से आप इसमें भी अपने उत्तर लेखन में भी वो काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका भूमिका। दूसरा है मुख्य भाग। भूमिका जनरली एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा लेंदी बड़ा मत बनाइए। अगर कुछ दोहा लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, तो उसको छोड़ करके मीन्स एक्सक्लूडिंग पोयम एक पैराग्राफ में लिखिए। मुख्य भाग जो है वो कम से कम तो 2 पैराग्राफ में लिखिए, और निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष कम से कम 1 पैराग्राफ में लिखिए। ये हो गए टोटल 4 पैराग्राफ। अगर एक पैराग्राफ में आपके 100 शब्द होंगे तो 4 पैराग्राफ में 400 शब्द हो गए, और मैंने बताया है 38 अंक के लिए 400 से 450 शब्द के बीच लिखना है। अगर इसमें कुछ कम भी हो गए, एक पैराग्राफ का यूज करें, एक पैरा, इसमें 2 पैरा लिख रखिए, इसमें 2 पैराग्राफ लिखिए, और एक पैरा इसमें लिखिए। बहुत कुछ इससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो टोटल हो गए 4 पैराग्राफ, 2, 1, 3 और 1, 4। सपोज इसमें कुछ ज़्यादा कम वर्ड हैं भूमिका में, तो मुख्य भाग में जनरली ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ हो सकते हैं। तो ये इस तरह से एक संतुलन बनेगा। मुख्य भाग में लिखना क्या है, प्रश्न, कारण है, परिणाम है, वो सब तो लिखेंगे। 1857 क्रांति, प्रमाणिक तथ्यों का उल्लेख करें। कोई भी यहाँ पे ना आपको फैक्चुअल चीज, डेट याद होनी चाहिए। अगर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो, या कोई भी डेटा दे रहे हैं तो आपको ऑथेंटिक याद होना चाहिए। वो बताऊंगा कैसे करना है। सभी पहलुओं की समान चर्चा करें, अर्थात अगर पक्ष और विपक्ष के बारे में पूछा जा रहा है तो दोनों की तुलना दे, लेकिन झुकाव, सपोज अगर योजनाओं, सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है तो झुकाव जो है आपका पक्ष की तरफ हो सकता है। सफलता, योजना की सफलता की तरफ होना चाहिए, ना कि असफलता की तरफ। दूसरा, हमेशा विषय वस्तु के इर्द गिर्द लिखे, यानी कि प्रश्न आपको हमेशा माइंड में रखना है, विषय वस्तु से आप भटके नहीं। ये नहीं कि 1857 की क्रांति के बारे में आपसे पूछा गया है, आप फिर कुछ और लिखने लगे। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी जो है वो आपने भी देखी होगी, अगर साथ में आपने ये दिया होगा टेस्ट सीरीज, तो जिनको याद नहीं रहता है वो किसी और टॉपिक में घुस जाते हैं। वो लिखने लगेंगे डलहौजी ने डाक विभाग शुरू किया, ये भाई वो आपसे नहीं पूछ रहा है, और परीक्षक को भी पता है कि आपको याद नहीं है या आपको आता नहीं, इसलिए आप विषय वस्तु से भटक गए हैं, इधर उधर लिख करके पेज भर रहे हैं। पेज भरने का काम नहीं करना है, और हमेशा विषय वस्तु के इर्द गिर्द आपको रहना है। अब आएंगे निष्कर्ष के रूप में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि बीच का पाठ परीक्षक नहीं भी पढ़ा है भी, निष्कर्ष कभी कभी अगर आपको पंचलाइन अच्छा लगा तो निष्कर्ष वो देख लेता है, बीच का नहीं भी पढ़ा तो, कि वो किस तरह से इस चीज पे याद रखिएगा, कंसोलिडेशन, यानी पूरे प्रश्न को वो किस तरह से बांध करके निष्कर्ष में रख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे प्रश्न को किस तरह से आप बांध करके लास्ट में रख रहे हैं, यानी कि कंसोलिडेशन जो है वो यहाँ पे जरूरी हो जाता है। और यही जो है प्रेजेंटेशन आपका प्रभावी और संतोषजनक होना चाहिए, ताकि परीक्षक का जो क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाइड कर दे और लगे कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है और वो आपको अच्छा मार्क्स दे। अगर पहले प्रश्न में ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न में ही अगर आपने अच्छा मार्क्स ले लिया तो उस सब्जेक्ट के आगे वाले प्रश्न में भी अच्छा मार्क्स आपको मिलने की पूरी संभावना है। देखिए कैसे। आपकी जो कॉपी होती है इस तरह से होती है, प्लेन कॉपी है विदाउट रूलिंग। तो जो भी आप लिखते हैं, सपोज जीएस का सेक्शन ले लिया तो आपने इधर लिख देना है आपको कि ये है खंड ए का हम जवाब दे रहे हैं, खंड ए का प्रश्न संख्या के इधर ऐसे लिख दीजिए कि प्रश्न संख्या 1 का जवाब दे रहे हैं। और अब आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। अब यह जो मैं बता रहा हूँ इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर, यानी कि उत्तर का प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या करना है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रफ डायग्राम भी बना सकते हैं, ये आपका अंक ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएगा। आपको क्या करना है, इसमें लिख सकते हो वहाँ पे, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, शब्द सीमा का ख्याल रखते हुए। आपको भूमिका दे देंगे, यहाँ पे भूमिका दे देंगे। ये क्या बना, मैं जो बताया उसकी भूमिका के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो प्रश्न पूछा गया है आपसे उसके बारे में। यहाँ उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, पक्ष और विपक्ष लिखेंगे, मैं एक किसी प्रश्न को लिया जिसमें से आप कोई कुछ पूछा गया आपसे, तो उसको उसमें क्या क्या चीज़ पूछा गया है उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, ताकि आप इन्हीं चीज़ों को जब विस्तार करें तो लिखने में आसानी होगी। भूमिका होना, भूमिका में क्या लिखना है, पक्ष विपक्ष पूछ रहा है, पक्ष विपक्ष का तर्क, आगे की संभावना पूछ रहा है। सपोज साइंस और टेक से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है जिसमें आगे किसी आविष्कार के बारे में पूछ रहा है कि इसके आगे की संभावना, कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ रहा है कि वैक्सीन को डिसकंटिन्यू करने से क्या होगा, या कंटिन्यू करने से, वैक्सीनेशन प्रक्रिया को कंटिन्यू करने से क्या होगा।
तो ये आगे की संभावना और बाद में निष्कर्ष, इस तरह से आपके माइंड में वो फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसे आप लिखने जा रहे हैं। अगर कोई कारण पूछ रहा है सपोज, तो उसे पॉइंट वाइज में लिख दे, ऐसे करके। जैसे 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, यहाँ पर लिख देंगे चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाली कारतूस। अब इसको लिखने से पहले इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर अंडरलाइन कर सकते हैं कि नहीं, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे आपको दो फायदा होता है, एक तो ध्यान आकृष्ट होता है जो कॉपी चेक कर रहा है, दूसरा प्रेजेंटेशन जो है, आउटलुक जो है आंसर का, वो अच्छा बनता है। इसी तरह से दूसरी घटना को लिख देंगे और उसे भी अंडरलाइन कर देंगे, तीसरी भी लिख देंगे और ऐसे अंडरलाइन करेंगे और फिर यहाँ से इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। लिख देंगे सैनिकों का असंतोष, सैनिकों का असंतोष। यहाँ मैं चूंकि वो बता नहीं रहा हूँ इसीलिए एग्जाम्पल दे करके धर्म को ठेस, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। एक बेहतर एग्जाम्पल देता हूँ और जैसे देखिए बहुत जगह बोलते हैं कि हम कुछ डायग्राम नहीं डाल सकते, तो उसे पॉइंट वाइज में दिखा दीजिए जहाँ पे डायग्राम नहीं डाल सकते। इनका पूछना है कि पटना कला में आप जो मैप डालने के लिए बोल रहे थे कैसे डालेंगे, क्या डालेंगे उसमें। तो देखिए उसमें क्या है, यह एक इंडिया का रफ मैप है। और यहाँ क्या है आपका, ये है दिल्ली। तो आपको बताया मैंने कि जब औरंगजेब आया तो उसकी जो है कला में रुचि नहीं थी, जिसके वजह से यहाँ के जो कलाकार थे, जो पेंटर्स थे, चित्रकार कलाकार, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। तो क्या हुआ कि इनका जो दल था, दिल्ली में जो चित्रकारों का दल था, वो मुख्यतः मेनली 3 भागों में वो बट गया। 3 भागों में देखिए 1, 2 और 3। ये भाग जो है उत्तर की ओर चला गया और जो आप पढ़ेंगे यूपीएससी में पढ़ा जाता है कांगड़ा शैली, जम्मू और पहाड़ी शैली जो है कि रुखसत चले कर गए और वहाँ पे इन शैलियों का विकास किया। दूसरा जो दल था, दूसरा दल कहाँ चला गया, ये देखिए यहाँ से कुछ उदयपुर चला गया और मथुरा, यहाँ पे एक शैली का विकास कर दिया। और एक दल जो है यहाँ से कहाँ चला गया, मुर्शिदाबाद चला गया, वेस्ट बंगाल में। तो जब पटना कलम में आप ये चीज बता रहे हैं, ये तो बुक में है नहीं कहीं पे, ये आपकी एक समझ की जो विकसित अवस्था है उसको आपने मैप में बदल दिया है।
और या आपने आंसर शीट पे दिखा दिया। अब जो है वो परीक्षक का ध्यान आकर्षित कर दिया कि वो जो पटना कलम में मैप क्या डाल रहा है भाई, कुछ नया लिख रहा हो। आप फैक्ट को ही लिख रहे हैं, लेकिन दैट इज कॉल्ड स्मार्ट राइटिंग। जब आप डायग्राम के थ्रू किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो वह स्मार्ट आर्ट को कहलाता है। यहाँ पे हमने राइटिंग में यूज कर लिया, इसलिए हम इसे स्मार्ट राइटिंग कर रहे हैं। इसके आगे की कहानी पता है आपको? मुर्शिदाबाद चला गया, मिर्जापुर उस समय था, बाद में मीरान आया, मीरान के वजह से वो फिर विस्थापित होते हैं, कहानी पूरी पता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दिखा दिया। ये सभी आपको लीड करा देते हैं अन्य कैंडिडेट के तुलना में, और आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का कर देता है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जब आपका सिलेक्शन आ जाए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, आप अपना मार्क्स मंगा लीजिएगा, आ जाएगा तो उसमें देख लीजिएगा कि जिसमें आपने डायग्राम बनाए हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा दिया है, उसमें मार्क्स ज़्यादा आए हैं, आप मेरे से एफिडेविट करा के ले सकते हैं। अब इसी में साइंस एंड टेक या ज्योग्राफी का कोई प्रश्न लिख रहे हैं तो सपोज आ गया आपका चर्चा, आपको दिखाना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप यहाँ तो बड़ा अच्छे से दिखा देते हैं 78% और 21%। बाकी में जो है अदर्स है, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाता है। ये अच्छे से आप दिखाते हैं। ज्योग्राफी वाले में ज्योग्राफी बोलते हैं कि साइंस, उस साइंस को ही आप यूज कर लीजिए ना। साइंस को नहीं यूज, साइंस के तरीकों को यूज करना है, उपयोग में लाना है। अब जैसे वायुमंडल की संरचना के बारे में पूछा जा रहा है, तो लिखने से वायुमंडल की संरचना, तो लिखने से पहले क्या कीजिए, मैं स्मार्ट राइटिंग की बात कर रहा हूँ कि कैसे लिखना है। वायुमंडल की संरचना तो आप लिख दीजिए नीचे से, आप ऐसे दिखा दीजिए पहले। इसको बहुत सारे लिखे, एक ही चीज़ को लिखेंगे, लेकिन जो लिखेंगे उनको कम नंबर मिलेगा, जो डायग्राम बनाएंगे उनसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो डायग्राम में क्या बनाना है, ये रहा भाई हमारा अर्थ, ये अर्थ हो गया। अब इसी में कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कर देना है, लिख दीजिए कि ये हमारा क्षोभ मंडल, सबसे नीचे का लेयर, उसके बाद समताप मंडल, आयन मंडल,